मुझे धोखा मेरे अपनों से मिला है। जिस दिन मेरे अपने मेरे साथ डंके की चोट पे खड़े रहते, जिस दिन मेरे चाचा मेरे पिता के जाने के बाद डंके की चोट पे खड़े रहते कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, वो नहीं चाहते तो ना परिवार टूटता ना पार्टी टूटती। प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम सीटों पर चुनाव लड़े, ये मुझे ही स्वीकार नहीं था। यहाँ मुसलमानों के बीच में भ्रम क्या फैलाया गया कि भाई अगर ये आ गए तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी सीए के माध्यम से। किसकी नागरिकता छीन ली गई? आज 11 साल से ज़्यादा हो गए केंद्र में मेरी सरकार को। कहाँ का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कहाँ का संविधान खत्म कर दिया, कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी। इसीलिए आज आपकी आवाज़ नहीं है कोई सरकार में। इस बार मैंने भी बिहार में चुनाव लड़ा, मेरे एक मुसलमान प्रत्याशी थे, बट सिर्फ उनको वोट इसीलिए नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। और ऐसे में आज मुझे बता दीजिए कौन सी आवाज़ है उन मुसलमानों की और कितनी आवाज़ रह गई है बिहार सरकार में। टिकट्स भी तो कम दिए आपने। टिकट कम दिए भाई, क्योंकि आज की तारीख में अगर मुसलमानों की सोच ही ये रह गई है, और मैंने कम से कम टिकट तो दिया, मैंने इतनी सोच तो रखी कि मैं उनको चुनाव लड़ने का कम से कम मौका तो दूं। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बहुत ही अप्रत्याशित नतीजे भी देखने को मिले हैं। कहीं बहुत ज़्यादा खुशी है और कहीं गम का माहौल है। इस चुनाव में बहुत सारे नाम ऐसे आए हैं जिन्होंने इस चुनाव को बदलने का काम किया है। तब भी चर्चा में थे, आज भी चर्चा में है, और उन्हीं में से एक नाम, बहुत ज़्यादा मैं उनके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, सीधे बताता हूं। एलजेपी के अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और पहले बहुत बहुत बधाई आपको इस बात की जो आपको जीत मिली है, आपके गठबंधन को जीत मिली है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पारंपरिक ट्रेडिशनल सवाल होता है, मैं पूछूंगा आपसे कि इस जीत में आप किन किन चीज़ों का योगदान मानते हैं, किस किस को श्रेय देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं बिहार की जनता को ये श्रेय देना चाहता हूँ कि सही समय पे लिया गया ये एक सही और महत्वपूर्ण फैसला था। बिहार की विडंबनाओं में से एक विडंबना ये लंबे समय से रही थी कि बिहार में विरोधाभास की सरकारें लंबे लंबे समय तक रहती रही हैं। विरोधाभास का मतलब भारत के जो संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो केंद्र में कोई और सरकार, राज्य में कोई और सरकार। एक समय तो 27 साल तक ऐसा था जब केंद्र में कोई और होती थी और राज्य में कोई और सरकार। आप 2000 का ही दशक देख लें, केंद्र में यूपीए की सरकार तो बिहार में एनडीए की सरकार। जैसे ही केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई 2015 में। तो ये विरोधाभास की सरकारों ने कभी वो महत्व बिहार को दिया नहीं जिस तरीके का महत्व बिहार को मिलना चाहिए था। केंद्र सरकार की परियोजनाएं राज्य में धरातल पर नहीं उतरना, राज्य सरकार की परियोजनाओं को केंद्र से पारित नहीं होने देना। बट पिछले साल सवा साल में बिहारियों ने अनुभव किया कि डबल इंजन की सरकार होती क्या है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद 12-13 बार बिहार जाते हैं एक साल के भीतर। चुनाव से पहले जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता में बिहार को रखा, इसने वो विश्वास बिहार और बिहारियों के मन में जताया। डबल इंजन की सरकार को लेकर जिस तरीके से हैंड इन ग्लव्स की तरह केंद्र राज्य सरकारों ने मिलकर काम किया, योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, तो बिहार की जनता में ये विश्वास जागा और इस विश्वास ने इस परिणाम को का स्वरूप देने का काम किया। तो जहां मैं बिहार की जनता को श्रेय देता हूं, यकीनन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, बिहार की प्रति उनकी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2 दशक का अनुभव, मैं अपने आप को भी श्रेय दूंगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, चिराग पासवान का, और मुझे लगता है पांचों दल का जो समावेश था, उपेंद्र जी, मांझी जी, तो अपने में दिस बिकेम एज अ विनिंग कॉम्बिनेशन। और जो आपके विपक्ष में लोग बैठे थे उनके अंदर जो खींचतान चल रही थी, जो लास्ट मोमेंट तक वो अपनी सीट तय नहीं कर पा रहे थे, वो श्रेय कितना देंगे आप? बिल्कुल, वो भी ये कारण रहा। मैं नकारात्मक एनर्जी से ज़्यादा अपनी पॉजिटिविटी पे काम करता हूँ, इसलिए मैंने हम लोगों की क्या क्या ताकत रही मैंने उसका जिक्र किया। बट स्वाभाविक है कि विपक्ष भी जिस तरीके से बटा हुआ, बिखरा हुआ, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दूसरे के सर के ऊपर चढ़ता हुआ दिखा, भले वो कांग्रेस हो, भले वो राजद हो, या जिस तरीके से सहनी साहब खुद उप मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में उन्होंने पूरे गठबंधन को जिस तरीके से नकारने का काम किया, मुझे लगता है इन सारी चीज़ों ने, और जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट ये लोग लेकर सामने आए। मैं नहीं मानता राजनीति में भाई कोई दोस्ताना संघर्ष होता है, आइदर यू आर फ्रेंड्स विद समबडी और यू आर फाइटिंग अगेंस्ट दैट पर्सन, ये फ्रेंडली फाइट का कंसेप्ट नहीं चलता है भारत की राजनीति में। तो मुझे लगता है ये भी तमाम कारण रहे जिम्मेदार जिसने विपक्ष को
का प्रदर्शन इतना बुरा रहा? एक बड़ा फैक्टर पीके फैक्टर का भी, जब इलेक्शंस हो रहे थे उस समय हर कोई जाता था, पीके की बात ज़रूर होती थी। पीके भी बड़े दावे और चुनौतियों के साथ बात करते थे। इलेक्शन के बाद अब बिहार में पीके को और उनकी सियासत को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि अभी भी वो कितने जोश के साथ, कितनी तत्परता के साथ वो लगे रहते हैं। पर मैं बिहारी हूँ, बिहार की राजनीति से लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ और मेरा खुद का एक 2020 का अनुभव है। इसीलिए चुनाव के दौरान जब कोई उनकी पार्टी के प्रदर्शन के बारे में मुझसे जिक्र करता था, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं उनको कहता था कि नहीं संभव है एक नई पार्टी का आना और इस तरीके से जिस समर्थन की वो अपेक्षा कर रहे थे। 2020 में कहीं ना कहीं मैं भी इसी भूमिका में था, मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था। ऐसे ही मेरी सभाओं में भीड़ आती थी, मेरे रोड शो में उत्साह देखने को मिलता था। पर बिहारी राजनीतिक दृष्टि से इतनी बुद्धिमत्ता रखते हैं कि वो अपना वोट बर्बाद नहीं करते। इवेंचुअली चुनाव आते आते तक चुनाव बाइपोलर हो जाता है। आप देखिएगा, जिस शाम प्रचार थमता है उसके बाद के अगले जो 30-36 घंटे होते हैं वोटिंग होने तक, जितने फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं वो अपना मन बना लेते हैं, वो पोलराइज्ड हो जाते हैं और वो पोलराइज होते हुए किसी एक गठबंधन की तरफ ही जाते हैं, रादर देन वेस्टिंग देयर वोट टू एनी अदर सिंगुलर पार्टी या किसी एक व्यक्ति विशेष की तरफ जाने की बजाय वो किसी गठबंधन के साथ ही जाते हैं। ये मेरा भी अनुभव रहा था 2020 का। तो इसलिए मैं मानता था कि इनकी लड़ाई संभवतः परसेंटेज ऑफ वोट के लिए हो सकती है, कि इनको कितना वोट परसेंटेज मिलता है। अगर ये 6-7% क्रॉस करते तो यकीनन एक उसका महत्व रहता। 2020 में महज 137 सीट्स पे चुनाव लड़कर लगभग 6% का मत मैंने हासिल किया। अभी मैं 100+ सीटों पे चुनाव लड़ा ही नहीं था। अगर मैं उस पर भी लड़ता तो मैं मानता हूँ कि 12% के आसपास ये मत प्रतिशत ये जाता। बट आई थिंक 240 के आसपास इन्होंने सीटों पे चुनाव लड़ा, महज 3% के आसपास इनका वोट परसेंटेज रहा। तो मुझे लगता है कि जितना हाइप बिल्ड हुआ था चुनाव के दौरान इनको लेकर, प्रदर्शन वैसा नहीं रह पाया। 2 सवाल बन गए आपके इसी जवाब में। पहला तो ये कि प्रशांत किशोर बिहार का बेटा खुद को बताते थे, एक सीट नहीं ला पाए, लेकिन ओवैसी हैदराबाद से आकर के सीटें लेके चले गए। ऐसा क्यों आपको लगा? देखिए, जिस तरीके से बिहार के कुछ राजनीतिक दल जो अपना आधिपत्य समझते हैं समाज के कुछ वर्गों के ऊपर, और इनको लगता है कि उनके स्वघोषित संरक्षक सिर्फ यही हैं, जबकि इन्होंने आज तक कभी उनके लिए किया नहीं। उसमें मुसलमान वर्ग भी है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल MY समीकरण, आप MY बोलते बोलते आपने सांप्रदायिकता और जातीयता में मेरे प्रदेश और बिहारियों को बांटने का काम किया, पर बदले में आपने उनके लिए किया क्या, ये भी तो सवाल बनता है ना। 15 साल तक आप प्रदेश की सत्ता में रहे, देश में लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही। आपके गठबंधन के 2 ऐसे घटक दल महागठबंधन में, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, जिन्होंने मुसलमानों के हितों के लिए बढ़ चढ़ कर बातें करने का काम किया, पर उनके हालात आज भी उतने ही बदतर हैं। 2006 के आसपास सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने से ठीक पहले बिहार में लंबे समय तक राष्ट्रीय जनता दल थी, केंद्र में लंबे समय तक कांग्रेस थी। उसके बाद भी अगर मुसलमानों की इतनी बदहाल परिस्थिति का जिक्र उस रिपोर्ट में, उस कमेटी में किया गया है, तो उसके जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं ना। आज भी इन लोग के पास राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सिर्फ मोदी जी के नाम का डर दिखाते हुए, मोदी आएंगे तो ये हो जाएगा, मोदी आएंगे। भाई, तीसरी बार हमारी सरकार आ गई है। आप एक मुसलमान मुझे बता दीजिए जिसके साथ कहीं पे कोई अन्याय हुआ हो, अहित हुआ हो। बट इन लोगों ने सिर्फ डरा कर मुसलमानों को अपना वोट बैंक बना के रखने का काम किया। CA जैसा कानून, जो कि नागरिकता देने वाला कानून है, उसको नागरिकता छीनने वाला कानून बता दिया। 5 ऐसे देशों से आने वाले नागरिक जो अपने देश में अल्पसंख्यक हैं, जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हैं, उनको नागरिकता देने वाला वो कानून था। और यहाँ मुसलमानों के बीच में भ्रम क्या फैलाया गया कि भाई अगर ये आ गए तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी CA के माध्यम से। किसकी नागरिकता छीन ली गई? आज 11 साल से ज़्यादा हो गए केंद्र में मेरी सरकार को। कहाँ का आरक्षण समाप्त कर दिया गया, कहाँ का संविधान खत्म कर दिया, कौन से लोकतंत्र की हत्या कर दी। बट कांग्रेस राजद बार बार सिर्फ डर दिखाकर पर ओवैसी भी तो यही काम करते हैं। पर कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर क्यों बिहार ने उनको चुना? आपके उस प्रश्न के जवाब में मैं ये कह रहा था कि अब कहीं ना कहीं मुसलमानों का विश्वास भी ऐसे दलों से उठता जा रहा है, और मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा देर तक ओवैसी जी के साथ भी रहेंगे। इवेंचुअली जब हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास
और सबके प्रयास की बात करते हैं, उसमें मुसलमानों का भी समावेश है। मैं खुद बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, मैं थोड़ी ना मुसलमान बिहारी की, अगड़ा बिहारी या पिछड़ा बिहारी या दलित बिहारी की मैं बात करता हूँ, मैं 14 करोड़ बिहारियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हर बिहारी इंक्लूडिंग मुस्लिम बिहारियों का भी समावेश है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल, पर धीरे धीरे वो समझेंगे कांग्रेस राजद से उनका दूर होना बिहार में और ओवैसी जी के साथ चले जाना और इनका समर्थन नहीं करना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि उनका विश्वास हिला है इन लोगों से। आपने अपने जवाब में एक बात कही कि अगर मैं तो अभी 100 सीटों पे लड़ा ही नहीं, अगर 29 से ज़्यादा सीटें आपको मिलती चुनाव लड़ने के लिए तो एनडीए का प्रदर्शन और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है गठबंधन में अपनी सीमाएं होती हैं आपके विस्तार को लेकर, और दिस वाज द बेस्ट दैट आई कुड हैव गॉट विद इन द अलायंस, क्योंकि गठबंधन जब तय भी हो रहा था तब भी डे वन मुझ में ये बहुत स्पष्टता थी, और जब मैं गठबंधन के भीतर बैठा भी तो मैं ये मान के ही बैठा कि देखिए 100 से ज़्यादा सीटों पर मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम पे चुनाव लड़े, ये मुझे ही स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हमारा चुनाव विद इन द अलायंस नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं 29 पा गया तो ये 100 पा गए तो वो 6 पा गए, यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है। कितने जीत के हम विधानसभा लेके जा रहे हैं ये मायने रख रहा है। तो ऐसे में जब सामने महागठबंधन से 140 प्लस पे कोई एक राष्ट्रीय एक क्षेत्रीय दल चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे में मेरे प्रधानमंत्री की पार्टी 100 से कम सीटों पे चुनाव लड़े, ये मुझे ही स्वीकार नहीं था। वो 100 पे लड़ते, मैं ये उस वक्त मान के चल रहा था कि जनता दल यूनाइटेड संभवतः 1-2 सीटें ज़्यादा चुनाव लड़ेगी, तो 243 में से ले दे के 40-41 सीटें ही हम लोग के पास बचती थी। तो मैंने गठबंधन में एक सिंपल फार्मूला दिया कि हर लोकसभा पे 5-6 जो भी विधायक आप बांधना चाहें वो बांध के आप सबको सीटें आप बांट दें। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वैसे तो मेरी 6-5 30 होनी चाहिए थी, एक सीट का मुझे नुकसान हुआ, पर मुझे खुशी इस बात की है कि प्रदर्शन हम लोग बेहतर कर पाए। 29 में से 26 ऐसी सीटें थीं जो हमारा गठबंधन लंबे समय से जीता ही नहीं है, हारी हुई सीटें थीं। उसमें से कुछ एक ओबरा जैसी सीटें अगर आप देखेंगे तो वो कभी एनडीए वहाँ पे जीता ही नहीं है, वो सीट मैंने जीत के दी। मात्र 3 सिटिंग सीटें थी, 19 में से 3 तो मैंने जीत के वापस गठबंधन को दी ही थी, 16 नई सीटें जिता के दी, जो लगभग हम लोग पिछले 15 साल या 10 साल से हम लोग नहीं जीते थे। अब थोड़ा भविष्य की बातें कर लेते हैं। 2030 तक तो नीतीश कुमार है, ये बड़ा तय और साफ हो चुका है। आपकी माताजी भी अब ये बात कह चुकी हैं कि 30 के बाद तो अब आप दिखने चाहिए सीएम के तौर पे। क्या आप तैयारी कर रहे हैं? राज्य मेरे लिए प्राथमिकता रहा है और इस बात को मैंने बहुत ईमानदारी से मैंने कबूल किया है। बिहार बिहारियों के लिए ही मैं राजनीति में आया हूँ, दिल्ली में पला बढ़ा हूँ, बम्बई में मैंने काम किया है। मेरी ये सोच रही है कि अपने राज्य जाकर उसके विकास के लिए, उसको एक विकसित राज्य बनाने के लिए मुझे कार्य करना है। तीसरी बार का सांसद बनने के बाद ये भी मुझे स्पष्टता आ गई कि भैया दिल्ली में रह के तो कम से कम आप अपनी सोच को धरातल पे नहीं उतार सकते, उसके लिए बिहार आपको जाना होगा। मैं इसी चुनाव में विधानसभा का मैं चुनाव लड़ना चाहता था, पर नेगोशिएशन से इतने खिंचे डिले हुआ तो नहीं संभव हो पाया मेरा इस बार चुनाव लड़ना। ऐसे में केंद्र में मेरे प्रधानमंत्री जी ने फ़िलहाल मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। पर हाँ, मैं मानता हूँ कि 2030 आते आते तक मैं ज़्यादा केंद्रित देखता हूँ अपने आप को बिहार की राजनीति में। पर उससे पहले एक महत्वपूर्ण पड़ाव है 2029 का, मेरे प्रधानमंत्री को चौथी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मुझे लगता है उस लक्ष्य को पूरा करके मैं अपना ध्यान केंद्रित बिहार पे करूँगा। ये ध्यान सिर्फ बिहार तक रहेगा या फिर इससे और भी इधर उधर जाएगा? आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बिहारी तो बहुत जगह है, और अब जो अगले साल चुनाव आने वाला है यानी बंगाल, वहाँ पर बिहारियों की संख्या भी ठीक ठाक है और वहाँ के हालात भी आप जानते ही हैं जिस तरीके के हैं। क्या चिराग पासवान बंगाल जाएंगे उन बिहारी वोटर्स के जो जिस तरीके का प्रचार, जिस तरीके का आपने कैंपेन यहाँ किया, क्या बंगाल में भी आप उसी तरीके से उतरेंगे? मैं बाकी राज्यों में भी पार्टी का विस्तार देखता हूँ, गठबंधन की मजबूती देखता हूँ। बंगाल में चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा मुझे पता नहीं, बट मैं ज़रूर गठबंधन अगर प्रचार के लिए कहेगा तो मैं जाऊंगा। मैं डेफिनेटली जब मैं विस्तार की बात करता हूं तो मैं उत्तर प्रदेश में पार्टी के विस्तार को देखता हूं। आज मुझे खुशी है कि पार्टी ना सिर्फ बिहार में हमारे 5 सांसद, हमारे 19 विधायक, बल्कि नागालैंड में हम लोग के 2 विधायक हैं, झारखंड में हम लोग का 1 विधायक, 1 सीट पर हम लोग चुनाव लड़े, 1 विधायक हम लोगों ने जीतने का काम किया।
आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मैं ज़रूर पार्टी का विस्तार होते हुए देखता हूँ, मैं पंजाब में मैं पार्टी का विस्तार होते हुए देखता हूँ। तो ऐसे में हर उस जगह पे जहाँ पे पार्टी का संगठन और जनाधार है, मैं ज़रूर वहाँ पे सक्रिय भूमिका में पार्टी को मैं देखता हूँ। बट जहाँ पे नहीं, वहाँ पे गठबंधन के लिए, प्रचार के लिए, जहाँ जहाँ आसाम हो, बंगाल हो, मैं मानता हूँ कि ये वो राज्य हैं जहाँ पे गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन असम में हम लोग रिपीट करेंगे, बंगाल में हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे, ये मैं मानता हूँ। तो डेफिनेटली जहाँ पे भी ज़रूरत होगी मैं ज़रूर जाऊँगा। बंगाल थोड़ा सा टफ टास्क रहा है, बीजेपी ने बहुत कोशिश की, पिछली बार भी नहीं हो पाया, और अभी इलेक्शंस थोड़ा से करीबी हैं, बहुत दूर नहीं रह गए। वहाँ एक नया विवाद शुरू हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर के, और वहाँ के एक विधायक हैं हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को बनाएंगे, और इसे लेकर के देश भर में विवाद शुरू हुआ है। साधु संत नाराज़ हैं, उमा भारती कह रही हैं कि फिर वही हाल होगा जो कि 6 दिसंबर को 1992 को हुआ था। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, और बंगाल की सियासत में बाबरी अगर उतरती है तब फिर एनडीए के लिए कितनी चुनौती होगी? तुष्टीकरण की राजनीति है, ये वही राजनीति है जिसने सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नुकसान करने का काम किया है। आप धर्म और राजनीति को अलग रखना ज़रूरी है, और मैं कतई नहीं मानता, और मैं हमेशा इस बात का मैं पक्षधर रहा हूँ कि धर्म की बातें राजनीति में नहीं होनी चाहिए और राजनीति की बातें धर्म में नहीं होनी चाहिए। धर्म गुरुओं को जो करना है करें, उनको जहाँ जाके, बट अगर राजनीतिक तुष्टीकरण की सोच से जब आप ये बयान देते हैं, बाबरी मस्जिद का विवाद क्या था और उससे कितनी पीढ़ियाँ प्रभावित हुई हैं, और मैं दोनों धर्मों की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुओं की भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं मुसलमानों की भी मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से वो विध्वंस हुआ था, जिस तरीके से उस ढांचे को गिराया गया था, जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए थे, मुसलमान भी उसमें प्रभावित हुए थे, हम सब ने देखा कि इस विवाद ने कितना नुकसान किया। और एक बार फिर से ये तथाकथित जो राजनीतिक दल और इनके नेता इस विवाद को राजनीतिक लाभ के लिए खड़ा करते हैं, मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि अब मुसलमान भी इस बात को समझें। और जिनकी आस्था है, क्या उनको लगता है कि किसी और जगह पे जाके बाबरी मस्जिद बना देने से उनकी आस्था को सम्मान मिल जाएगा? उनको भी ये साफ समझना चाहिए कि राजनीतिक दृष्टि से दिया गया ये बयान है, ये तुष्टीकरण की सोच से दिया गया ये बयान है, और मैं नहीं मानता कि ऐसे बयानों के कोई मायने हैं। ये धर्म की बात है, धर्मगुरु अपने कार्यों को करेंगे, बट जहाँ तक राजनीति की बात है, आपको मुसलमान परिवारों में कितने लोग शिक्षित हुए, कितने लोग तालीम हासिल कर सके, क्या आज उनके पास रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने की सुविधाएं हैं कि नहीं है, इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए। और आप तो सत्ताधारी पक्ष के आप विधायक हैं, आपको मुसलमानों की आस्था को सम्मान देने के लिए धर्मगुरु मौजूद हैं वहाँ पे, वो इस बात का ध्यान देंगे। पर आपकी व्यवस्था निर्माण की जिम्मेदारी है एक विधायक के रूप में, क्या आप उस जिम्मेदारी को पूरा कर पाए? बट अगर आप इस सोच के साथ आप राजनीति में आएंगे तो आप अपना नुकसान तो करेंगे ही, बट आप जिनके हितों की संरक्षण की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान ये बयान उन्हीं का ही करता है। आपने कहा यूपी में विस्तार करने की आपकी योजना है। योगी आदित्यनाथ बिहार में भी आए थे और बहुत क्रेज़ भी उनका देखने को मिला था। इस इलेक्शन में आपने पहले तो बिहार में उनको किस तरीके से देखा, और अगर आप यूपी में जाते हैं तो एक तो वहाँ ठीक ठाक बीजेपी की स्थिति मजबूत है, योगी आदित्यनाथ की स्थिति मजबूत है। यहाँ 29 सीटें मिली, वहाँ लगता है आपको मिल पाएंगी सीटें? मुझे नहीं पता कि गठबंधन के भीतर क्या रहेगा, कैसा रहेगा, कितनी सीटें मिलेंगी, मेरी महत्वाकांक्षाएं कितनी हैं, कितनी सीटें मैं चाह रहा हूँ। अभी स्टेट यूनिट के साथ बैठ के हम लोग भी ये चर्चा करना बाकी है। बट मैं ज़रूर मानता हूँ कि गठबंधन को ताकत ज़रूर मिलेगी। 2024 लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से फॉल्स नैरेटिव की वजह से एक नुकसान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, उस वक्त भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि मैं उत्तर प्रदेश आऊँ, मैं वहाँ पे प्रचार करूँ। जब मैं प्रधानमंत्री जी के नामांकन में बनारस गया था तो उस वक्त भी ये इच्छा जाहिर की गई थी कि कम से कम 1-2 दिन मुझे यूपी में प्रचार के लिए देने चाहिए। मैं मानता हूँ कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों का समर्थन करने वाली बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में भी है। हम लोग का भी राजनीतिक फुटप्रिंट्स यूपी में हम लोग के रहे हैं। तो ऐसे में मेरी इच्छा ज़रूर है, मैं ज़रूर चाहूँगा। इवेंचुअली समय बताएगा कि गठबंधन के तहत कैसे समावेश हो रहा है, नहीं हो रहा है, पर मैं इतना ज़रूर मानता हूँ
कि एक वर्ग विशेष जिसकी संभवतः माना जाता है कि लोकसभा चुनाव के वक्त थोड़ी दूरियां अनुसूचित जाति समाज से आने वाले लोगों की हुई हैं। मैं मानता हूं कि पुनः उनमें ये विश्वास दिलाना ज़रूरी है जो भ्रम लोकसभा चुनाव के वक्त फैलाया गया आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र को लेकर। तो मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन का हिस्सा बनकर मेरी पार्टी जाती है तो और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर पाएंगे। हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं देश में जो आप चूंकि नौजवानों के, युवाओं के एक बड़ा चेहरा, एक बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं देश में, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो नौजवानों का एक चेहरा देखने को मिला है देश में, वो बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड के तौर पर नज़र आया है। ख़ास तौर से आपने देखा होगा दिल्ली ब्लास्ट में पढ़े लिखे नौजवान डॉक्टर्स जो है वो आतंकवाद के रास्ते पे चलते नज़र आए। ये कितना बड़ा ख़तरा है देश के लिए? ये बहुत बड़ा खतरा है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी तक हम लोग मानते थे कि टेररिज्म का रास्ता समाज के उस वर्ग से आने वाले लोग अपनाते हैं जो संभवतः हाशिए पे हैं या जिनको प्रताड़ित किया गया है या जिन्होंने प्रताड़नाएं, यातनाएं झेली हैं, वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट कर रहे हैं। और कई बार उस वर्ग की भावनाओं का सम्मान भी किया गया कि एक ज्वालामुखी की तरह उनकी भावनाओं को देखा गया कि भाई आपको इतना दबाया गया, सप्रेस किया गया, और वो एक ज्वालामुखी के विस्फोट की तरह उनकी भावनाएं आई और उन्होंने संभवतः इस रास्ते को अपनाया। मेरी सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं उनको मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए। जिस तरीके से नक्सलवाद पर भी आज की तारीख में देश भर में हम लोग नियंत्रण पा चुके हैं, उसमें उन भावनाओं का समावेश मुख्यधारा के साथ करने की सोच ने इन परिणामों तक हम लोग को लेकर गए। बट ऐसे में जब वाइट कॉलर टेररिज्म आपको देखने को मिलता है, समाज का ऐसा वर्ग जो कि पढ़ा लिखा है, सक्षम है, आर्थिक सामाजिक तौर पर सामर्थ्य है, वो लोग अगर इसके साथ जुड़ रहे हैं तो ये तो सुनियोजित तरीके से देश को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा देश में जिस तरीके से आतंकवाद के माध्यम से देश जो कि आज कहीं ना कहीं एक वैश्विक पहचान बनाने जा रहा है, उसको सुनियोजित तरीके से धराशायी करने का प्रयास किया जा रहा है, जो मैं मानता हूँ बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एंड वी हैव टू एंड वी आर वर्किंग ऑन इट टू डील विद इट विद एक्सट्रीम सीरियसनेस। और इसकी ज़रूरत है बिकॉज अगर समाज के ऐसे लोग भी अगर इस सोच के साथ जुड़ने लग जाएंगे तो अराजकता फैलते हुए समय नहीं लगेगा। और ऐसे में कुछ ऐसे बयान, कुछ ऐसे लोग जो इन भावनाओं को और हवा देने का काम करते हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए, मुझे लगता है वो लोग भी देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब बनने वाले हैं। बट सरकार इसको पूरी गंभीरता से ले रही है। वाइट कॉलर टेररिज्म की जगह मैं नहीं मानता कि हमारे देश में, समाज में कहीं भी है। और नक्सलवाद का आपने जिक्र किया, एक घटना इंडिया गेट पर हुई और वहाँ पर जेनजी, सो कॉल्ड जेनजी उनको कहा जा सकता है, वो लोग जुटे प्रदूषण के नाम पे और उसमें उन्होंने हिडमा अमर रहे, हिडमा जिंदाबाद के नारे लगाए। और हिडमा को हर कोई जानता है, कुख्यात नक्सली हत्यारे के तौर पर देखा जाता रहा है। अब अगर इस तरीके के नौजवान राजधानी में पहुंच करके नक्सलियों के समर्थन में नारे लगाएं, ये आप देख कैसे रहे? एक तरफ वो लोग जो कि डॉक्टर्स थे वो टेररिज्म की तरफ जा रहे थे, ये लोग जो कि पढ़े लिखे एनजीओ चलाते हैं वो लोग अब नक्सलवाद के समर्थन में इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। समझ के परे है कि ये किस आइडियोलॉजी का समर्थन कर रहे हैं, आप देश को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि चिंता तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब युवा, पढ़े लिखे, सक्षम लोग ऐसी सोच का, टेररिज्म का, नक्सलवाद का, आतंकवाद का जब आप समर्थन करने लगते हैं तो मैं अभी भी नहीं समझ पाया हूँ कि भाई आप किस विचारधारा के साथ आप जाना चाह रहे हैं। एक तरफ जहाँ हमारा देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, जहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ग्लोबली हमारे देश को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, जहाँ हम लोग विकसित देश बनने की दहलीज पर जा रहे हैं, 2047 तक भारत विकसित बने इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे आत्मनिर्भरता की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पर हम लोग लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ पे भारतीय दूसरे देशों में ना जाएं बल्कि दूसरे देश भारत में आएँ। ऐसे में
पता नहीं ये क्या विचारधारा है जो देश के भीतर ही देश को खोखला करने की बात कर रही है। नक्सलिज्म से किसका लाभ हुआ है, टेररिज्म से किसका लाभ हुआ है, पीढ़ियां बर्बाद हुई हैं। और ये हिडिंबा कौन नहीं जान रहा कि उसने कितने लोगों की हत्या की, क्या छवि थी, क्या सोच थी। उसके बाद आज जब देश की राजधानी में ये युवा इकट्ठे होते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, जब आप उनका समर्थन करते हैं, ये किस तरीके का रेडिकलाइजेशन हो रहा है, किस तरीके की सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा कि एक सोची समझी रणनीति तो चल ही रही है, और जो लोग इनको माध्यम बनाकर अपनी राजनीति को साध रहे हैं, मैं कतई वो ट्वीट्स नहीं भूल सकता जहां पे जेनजी का नाम लेकर उनको प्रवोक करने का प्रयास किया गया। आप नाम उनका ले सकते हैं जिनकी बात आप करना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सबको पता है उनका नाम, भाई वो कांग्रेस के नेता हों, वो विपक्ष के कई और नेता हों जो खुले आम जेनजी को हथियार बनाने की सोच रख रहे हैं। ये गलत है। आप इस तरीके से अपने राजनीतिक लाभ के लिए आप पूरी पीढ़ी को बर्बाद नहीं कर सकते, आप उनकी सोच को आप बर्बाद नहीं कर सकते। और इस तरीके की रणनीति देश में रची जा रही है, ये साजिश देश में रची जा रही है, जो कि बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं मानता हूं कि सरकार भी हमारी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेगी। हम लोग हर उस सोच को हम लोग डिफ्यूज़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे, बट मुझे चिंता उन लोगों से है जो इस सोच को इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। और किस चीज़ के लिए? अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता में आने के लिए, पॉलिटिकल पावर हासिल करने के लिए। आप हमारी युवा पीढ़ी को, आप हमारे भविष्य को आप बर्बाद करने से भी आप बाज नहीं आ रहे। ये गलत राजनीति है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये लोग जो सड़क पर उतर के नक्सलवाद का या फिर कट्टरवाद का समर्थन करते हैं, उसके पीछे कुछ विपक्षी पार्टियां हैं, उनके नेता हैं? बिल्कुल विपक्षी पार्टियां हैं। बिहार में के राजद जैसे दलों का ये बयान देना कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे परिणामों के बाद, राहुल गांधी जी का वो ट्वीट करना जेनजी को प्रवोक करने के लिए, क्या है ये सोच? यही तो सोच है कि आपको अपनी ताकत हासिल करने के लिए आप युवा पीढ़ी को आप एज अ वेपन आप यूज़ कर रहे हैं। और इससे नुकसान किसका कर रहे हैं? आप देश का ही नुकसान करेंगे ना। अराजकता में कौन सा देश बन पाया है? अगर आपको व्यवस्था से इतनी ही समस्या है तो आप उसका सामना कीजिए ना, डट कर आइए, लोगों के बीच जाइए, विश्वास हासिल कीजिए। आप मुझे बताइए पिछले 11 साल में देश में ऐसा क्या अनर्थ हो गया जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि भैया कौन सा देश में आंदोलन हो गया, कौन सा यहाँ पे हत्याएं हो गई, जेनोसाइड हो गया, आतंकवाद आ गया? क्या हुआ? बल्कि पिछले 11 सालों में जितना देश सुरक्षित रहा है, एक लंबे समय तक नहीं रह पाया था। अगर आतंकवाद की इन 2 घटनाओं को अगर हम छोड़ दें, जो कश्मीर में हुई और कुछ दिन पहले जो दिल्ली में हुई, उसको छोड़ दें, और उस पर भी जो सख्त कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर कितनी बार विपक्ष कर पाया था? ये कांग्रेस के नेतृत्व वाली जब सरकारें थी, जब फाइनेंशियल हब तक, जब मुंबई तक जब आतंकवादी पहुंच गए थे, बदले में आपने क्या किया? हाथ पे हाथ धरे आप बैठे रहे। आज भारत कम से कम मुंह तोड़ जवाब देता है। हमने अपने आप को उतना सामर्थ बनाया, पर उसके बाद आप पुनः इन बातों को इन्फ्यूज़ करके यंग माइंड्स में आप देश को एनार्की की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, जो गलत है। ये सोच ही पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इस सब के बीच में एक खास वर्ग है, वो कहता है कि बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को दबाने का काम करती है, ख़ासतौर से एक धर्म विशेष के लोग, और उसमें जो विशेष पार्टियां होती हैं उनको उसका समर्थन भी देती हैं। आपको लगता है एक बड़ी वजह पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल जाती है इस नाम पर कि बीजेपी एक खास विचारधारा की तरफ चलती है, इस वजह से बाकी जितने भी धर्म हैं उनको उस तरीके से नहीं देखा जाता? जिस धर्म, जैसा मैंने कहा कि पहली तो बात, राजनीति और राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं का धर्म के विषय में कुछ लेना देना ही नहीं है। ना किसी को पढ़ना चाहिए, ना किसी को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। ऐसे में अगर आप एक नैरेटिव सेट करना भी चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सोच ये, या वो हिंदू धर्म, हिंदू आइडियोलॉजी को लेकर आगे चलती है, आप मुझे बताइए कि उसमें किसी दूसरे धर्म का अहित करने वाला कौन सा फैसला मेरी सरकार के द्वारा लिया गया? मैं कुछ नेताओं के बयानबाजी पे नहीं जाता जो कि खुद अपनी लोकल पॉलिटिक्स को साधने के लिए संभवतः हमारे गठबंधन से ही होंगे, भाजपा से ही होंगे, जो ऐसे बयानबाजी करते होंगे। पर मेरा विश्वास और सबका विश्वास देश के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री के ऊपर होना चाहिए।
मेरे प्रधानमंत्री के मुंह से कब आपने कोई ऐसी बात सुनी जहां पे धर्म के आधार पर बांटने की बात हो रही हो? वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, सबके प्रयास की बात करते हैं, समावेश की बात करते हैं। ऐसे में कहाँ पर धर्म के आधार पर किसी को बांटा गया या धर्म के आधार पर किसी को नुकसान दिया गया? आज मुझे बता दीजिए, सरकार क्या करती है भाई? योजनाएं बनाती है ना समावेश करने के लिए, मुख्यधारा के साथ जोड़ने के लिए। कौन सी ऐसी योजना, आई माइट साउंड क्लीशेड व्हेन आई से दिस बट दिस इज ट्रू, मेरी कौन सी योजना सरकार की आप बताइए जहां पे धर्म के आधार पर हमने किसी भी तरीके का भेदभाव किया हो? हम लोग उज्ज्वला महिलाओं के लिए लेकर आए, कहाँ उसमें हमने ये बोला कि भाई मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलेगा या किसी माइनॉरिटी की महिला को नहीं मिलेगा और सिर्फ हिंदू महिलाओं को मिलेगा? आज देश में जो योजना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की के द्वारा निर्माण की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना, जिसके तहत आज देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। क्या उसमें मुसलमान वर्ग नहीं है? क्या उसमें अल्पसंख्यक समाज से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों का समावेश नहीं है? तो ऐसे में क्या मेरी सरकार के द्वारा किया गया जिसकी वजह से मुसलमान या अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों की असुविधाएं बढ़ी हैं? और जैसा मैंने कहा कि उदाहरण तो हम लोग के सामने भैया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है, उससे पहले तो आप ही लोग थे ना सत्ता में, तो क्यों नहीं मुसलमानों के हालात बेहतर हो गए? वो कहते हैं आप यूसीसी ले आए, आप वक्फ बोर्ड का निर्माण कर रहे हैं, आप तमाम ऐसे काम। यूसीसी क्यों नहीं लाया जाएगा और क्यों नहीं लाया जाना चाहिए? क्यों एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब देश एक है, जब देश की भावना एक है, जब देश का की सोच एक है तो होना चाहिए। बट इसमें डेफिनेटली काफ़ी पैरामीटर्स हैं जिस पे चर्चा हम लोग भी करना चाहते हैं। उसमें अनुसूचित जनजाति भी आती है जिनकी एक अपने तौर तरीके रहे हैं, जिसमें एक अपनी परंपराएं हैं। हम लोग जब विकास की बात करते हैं तो हम लोग विरासत की भी बात करते हैं। हम किसी की विरासत के ऊपर हस्तक्षेप करके आगे बढ़ने की सोच नहीं रखते हैं। इसीलिए जब इसको लेकर ड्राफ्ट लाया जाएगा, आप रखिएगा ना लॉ कमीशन के सामने अपनी बातों को। आप वहाँ पे जिसको जो एतराज़ हैं वहाँ पे उन एतराज़ों को सुना जाएगा। वक्फ बोर्ड को आप मुझे बता दीजिए कौन सा बुलडोज कर दिया गया? क्या उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नहीं लेकर जाया गया? क्या वहाँ पे हर दल, हर वर्ग, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और ये सबसे पहला तो ये मेरा ही सुझाव था जब इसको कैबिनेट में लाया गया, तो मैंने कहा कि भाई इसको हम लोग को जेपीसी में लेके जाना चाहिए ताकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी बातों को रखने का उनको मौका मिलना चाहिए। और मैं तो उस परिवार से आता हूँ, मेरी रगों में तो उस व्यक्ति का खून है जिसने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया मुसलमानों के हितों के लिए। 2005 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने ये कहते हुए बिहार में अपने विधायकों का समर्थन किसी दल को नहीं दिया, ये कहा कि कोई मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए। तो मैं तो खुद उनके हितों के बारे में सोचने वालों में से हूँ। ऐसे में जिस सरकार का हिस्सा मैं हूँ उसमें मुसलमानों का कोई अहित हो जाए या न, तो मैं भी नहीं होने दूंगा। बट ऐसे में जब कोई आपको डराता है और आप डर जाते हैं और डर कर अपने हितों के बारे में ना सोचते हुए किसी का भी साथ इसलिए दे देते हैं क्योंकि आपको डराया जा रहा है, इसीलिए आज आपकी आवाज़ नहीं है कोई सरकार में। इस बार मैंने भी बिहार में चुनाव लड़ा, मेरे एक मुसलमान प्रत्याशी थे, बट सिर्फ उनको वोट इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं। और ऐसे में आज मुझे बता दीजिए कौन सी आवाज़ है उन मुसलमानों की और कितनी आवाज़ रह गई है बिहार सरकार में? टिकट्स भी तो कम दिए आपने। टिकट कम दिए भाई, क्योंकि आज की तारीख में अगर मुसलमानों की सोच ही ये रह गई है, और मैंने कम से कम टिकट तो दिया, मैंने इतनी सोच तो रखी कि मैं उनको चुनाव लड़ने का कम से कम मौका तो दूं। बट बाकी दल जो है वो उनका समावेश ही नहीं होने देते मुख्य धारा के साथ। और ये मुसलमानों को सोचना होगा, इस पर चिंतन करना होगा कि 2005 से पहले उनके पास क्या इतना बेहतर था जब केंद्र और राज्य में सरकारें अधिकांश तथाकथित जो विपक्ष के दल हैं और जो अपने आप को सेक्युलर पार्टीज बोलते हैं उनकी थी। और 2014 के बाद मुझे बता दें कि ऐसा क्या अन्याय हो गया मुसलमानों के साथ। जब तक मुसलमान इन बातों को सोच के मंथन नहीं करेंगे, राजनीतिक दल आएंगे, समय समय पर उनका उपयोग करेंगे और उसके बाद जब ज़रूरत नहीं होगी तो उनको अलग कर देंगे। आखिरी कुछ एक सवाल आपसे ज़रूर जल्दी पूछ लेना चाहूँगा। अब तो आपने तो अपनी तैयारी बता दी, आप बंगाल से लेकर यूपी तक और बाकी पूरे देश में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में आपके कुछ जिनसे अच्छे संबंध रहे, खासतौर से तेजस्वी यादव जैसे लोग, अब उनकी राजनीति आप कहाँ देख रहे हैं? कठिन है, बट मैं ये मानता हूँ कि हिम्मत और संघर्ष किसी भी चुनौतियों को पार कर देते हैं। मैं खुद उसी दौर में से निकला हूँ। यहाँ तो कम से कम आज उनके पिता का आशीर्वाद उनके साथ है, उनका साया उनके साथ है, उनकी पार्टी, उनका संगठन उनके साथ है। मेहनत करेंगे तो यकीनन
आगे निकलेंगे। मैं तो उस दौर से पार्टी को निकाल कर लाया हूँ जहाँ मेरे पिता मेरे साथ नहीं थे, उनका निधन हुआ था, जहाँ मेरे परिवार ने मुझे ही परिवार से बाहर फेंक दिया गया था, जहाँ मेरी पार्टी तक मुझसे छीन ली गई थी। तो आई तो हैव स्टार्टेड लिटरली फ्रॉम द स्क्रैच वेयर आई हैड नथिंग। वहाँ से अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो यकीनन संघर्ष और परिश्रम से। बट ऐसे में संघर्ष परिश्रम आप तभी कर पाएंगे जब सही आत्ममंथन आप कर पाएंगे। अगर आप हार को स्वीकार ही नहीं करेंगे और बहाने देते रहेंगे तो आप नहीं कभी अपने लक्ष्यों तक पहुंच पाएंगे। पहले तो आपको स्वीकार करना होगा, ये मानना होगा कि आप हारे हैं और क्या कारण है आपके हारने के। सिर्फ आप ये अभी तक ईवीएम पे दोषारोपण होता था, उसके बाद अब ये एसआईआर पे शुरू हो गया कि भाई वोटर लिस्ट में धांधली होती है, ये वो। अगर आप सिर्फ दोष ही मरते रहेंगे कि वोट चोरी कर ली गई, ये हो गया, वो हो गया, ईवीएम को मैनिपुलेट कर दिया गया, तो आप कभी सही रास्ते पे चल ही नहीं पाएंगे। और विपक्ष सिर्फ बहाने बनाता है। आज की तारीख में विपक्ष ना आत्ममंथन करता है कि उनकी पार्टी, उनके गठबंधन, उनके परिवार में अगर ये हलचलें मच रही हैं तो क्यों मच रही हैं, कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या कारण है। आप उसको एनालाइज तब कर पाएंगे जब आप स्वीकार करेंगे कि शायद आप भी कहीं गलत हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि जो परिवार में देखने को मिला तेजस्वी यादव के, आपको लगता है कि लालू यादव जिनका वर्चस्व केंद्र से लेकर बिहार में तो खासतौर से रहा, इस चुनाव ने एक बड़ी मुश्किल और चुनौतियां खड़ी कर दी हैं इस परिवार के अंदर खुद की तो है जो जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। बहरहाल मैं बहुत टिप्पणी इस पर करूँगा नहीं, क्योंकि एक तो ये पारिवारिक मामला हो और वो मेरा भी परिवार है। मेरे राजनीतिक मतभेद एक तरफ, बट राबड़ी जी मेरी माँ हैं, आदरणीय लालू जी मेरे पिता समान हैं, तेजस्वी को मैंने भाई माना है, मीसा दी हो, परिवार की सारी बहनें मेरी बहनें हैं। तो ऐसे में वो मेरा भी परिवार है, तो मैं कोई इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बट मैं समझता हूँ कि जब परिवार पे ऐसी संकट आते हैं तो कितनी परेशानियाँ बढ़ती हैं। मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ। ऐसे में बस सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द राजनीतिक लड़ाई इंसान तभी लड़ पाता है जब घर में सुख शांति होती है। ऐसे में घर में जिस तरीके से पारिवारिक संकट आया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द सुलझ जाए। तेज प्रताप का नाम नहीं लिया आपने इस सबके बीच? नहीं, मैं भाई, मेरे तो छोटे भाइयों में से बड़े भाई वही हैं, तेजस्वी जी के बड़े भाई हैं वो। तो ऐसे में सब एक साथ रहें, परिवार एक रहता है तो आप बाहर लड़ लेते हैं। बट जब आपको घर पे ही लड़ना होता है, क्योंकि मैंने दोनों लड़ाइयाँ लड़ी हैं, मैं जानता हूँ, बाहर लड़ना आसान होता है, घर पे लड़ना बहुत मुश्किल होता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्या है जब वक्त ख़राब होता है तब अपने कई बार बहुत करीबी अपने जो होते हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, आपने देखा है वो, और जब वक्त अच्छा होता है तो फिर वापस भी आते हैं, हो रहा है ये सब? ओह, सक्सेस हैज़ मैनी फादर। होती हैं चीज़ें, पर मुझे लगता है कि कई बार आप बहुत दूर निकल जाते हैं किसी भी परिस्थिति को वापस सामान्य करने की सोच के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं कई ऐसी पारिवारिक लड़ाई है जिससे बहुत आगे निकल चुका। कभी वो वापस आएंगे आपके चाचा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर से वो संबंध बन पाएंगे? मैं कोई नहीं होता किसी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने वाला। पहले भी परिवार से निकालने का फैसला घर के बड़ों के द्वारा, उन्हीं के द्वारा लिया गया था। मेरे पिता के जाने के सबसे बड़े वही थे। ऐसे में अगर वो नहीं चाहते तो ना परिवार टूटता ना पार्टी टूटती। कई बार मुझसे सवाल किए जाते हैं कि भाई आप जिनके साथ हैं उन दलों ने भी तो आपके साथ ऐसा किया। कोई तीसरा मेरे दल मेरी पार्टी को नहीं तोड़ सकता था। मुझे धोखा मेरे अपनों से मिला। जिस दिन मेरे अपने मेरे साथ डंके की चोट पे खड़े रहते, जिस दिन मेरे चाचा मेरे पिता के जाने के बाद डंके की चोट पे खड़े रहते कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून है, कुछ हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता अगर जीवित होते तो क्या किसी भी परिस्थिति में वो मेरा साथ छोड़ते? नहीं छोड़ते। तो ऐसे में मुझे दूर करने का फैसला भी उन्हीं का ही था, तब भी मेरी सर आंखों पर था। भविष्य में अगर वो कोई और फैसला लेते हैं तो वो भी मेरी सर आंखों पर। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।